नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं कार्तिक और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम विजय ठाकुर है। तो चलिए अब यह कहानी विजय जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नागपुर की उस धुंध भरी सुबह में जब मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया तो दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे आसमान खुद कोई रहस्य छुपा रहा हो। मैं विजय ठाकुर, 38 साल का एक पुराना ट्रक ड्राइवर, जिसके लिए सड़कें घर जैसी थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट भी सामने के 2 मीटर से ज्यादा नहीं दिखा पा रही थी। मेरे साथ था राहुल मिश्रा, 21 साल का नौजवान लड़का जो पहली बार लंबी दूरी की यात्रा पर निकला था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, लेकिन मेरे अंदर किसी अनजाने डर की दस्तक होने लगी थी। हम नागपुर से कोलकाता के लिए सीमेंट लेकर निकले थे। रास्ता मैं जानता था, हर मोड़, हर ढाबा, हर पुल। लेकिन आज की सुबह अपने साथ कुछ और ही लेकर आई थी। राहुल मुझे अपनी कॉलेज की बातें बता रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार सड़क के किनारे खड़े पेड़ों पर जा रहा था, जो कोहरे में किसी छाया की तरह दिखते थे, जैसे वो हमें घूर रहे हों। करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद जब सूरज निकलना चाहिए था, तब भी चारों ओर सिर्फ सर्दी और सन्नाटा था। तभी एक पुराना ट्रक हमारे बराबर आया और धीरे धीरे हमारे आगे निकला। ट्रक का ड्राइवर हमसे इशारे में कुछ कह रहा था। मैंने ट्रक स्लो किया और खिड़की से झांका। वो आदमी अंधेरे में भी मुझे देख सकता था। उसकी आंखें एकदम चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की हों। उसने इशारा किया कि आगे रास्ता खराब है और एक शॉर्टकट है जो 100 किलोमीटर बचा देगा। राहुल तो जैसे उस शॉर्टकट के नाम से ही उत्साहित हो गया। सर, ट्राई करते हैं ना एक बार, समय भी बचेगा और मज़ा भी आएगा। मैंने उसे घूरा, फिर उस ड्राइवर की ओर देखा जो अब दूर जा चुका था, लेकिन उसका ट्रक धुंध में भी चमकता हुआ लग रहा था। मुझे शक था, पर जाने क्यों मैं राहुल की बातों में बह गया। शायद इसीलिए कि वो नया था और मुझे एक बार उसके उत्साह को मौका देना चाहिए था। हम मुख्य सड़क छोड़कर एक पतले रास्ते पर मुड़ गए। उस रास्ते पर न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। मोबाइल सिग्नल गायब और हवा एकदम ठंडी, सन्नाटा ऐसा कि ट्रक की आवाज भी डराने लगी थी। चारों ओर घना जंगल था, पेड़ इतने ऊंचे जैसे आसमान चीर दें। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा, धोती कुर्ता पहने, सर झुका हुआ और हाथ में एक लाठी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने ही मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। वो कुछ नहीं बोला, बस हाथ से एक और इशारा किया, एक कच्चा रास्ता जो और भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। मैंने ट्रक रोका। राहुल ने खिड़की से झांक कर पूछा, बाबा, ये रास्ता कोलकाता जाता है क्या? वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उनमें जीवन नहीं था, जैसे कोई खाली गुफा हो। मुझे लगा हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर वही आवाज अंदर से आई, क्या तू डर रहा है ठाकुर? और मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही ट्रक उस कच्चे रास्ते पर चढ़ा, हवा का रंग बदल गया। अब वो सर्द नहीं, ठंडी और भारी लगने लगी थी, जैसे कोई सांस हमारे कानों के पास ले रहा हो। ट्रक के शीशे पर धुंध की बजाय अब किसी की उंगलियों के निशान बनते दिखे। राहुल ने देखा और बोला, सर, ये कैसे निशान हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, बाहर ठंड है। लेकिन मेरे हाथ उस वक्त स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। रास्ता पत्थरों और कीचड़ से भरा था और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी कोई हंसी, कभी कोई फुसफुसाहट, कभी कोई अजीब सी सीटी। राहुल ने मुझसे कहा, सर, कोई हमारे पीछे चल रहा है क्या? मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के पीछे का शीशा किसी ने धुंधला कर दिया था, जैसे किसी ने उसमें सांस मारी हो। और फिर
ट्रक रुक गया, बिना किसी कारण। इंजन बंद। साइलेंस इतना गहरा था कि हमारी सांसें भी तेज लग रही थीं। मैंने उतरकर बोनट खोला। सब कुछ ठीक था, लेकिन इंजन जैसे किसी अदृश्य हाथ ने थाम लिया हो। राहुल ने पीछे से कहा, सर, वो बूढ़ा फिर से दिखा। मैं पलटा। वो वाकई दूर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, न शांति की न क्रूरता की, बस एक जानी पहचानी मुस्कान, जैसे वो हमें पहले से जानता हो। हम दोनों ट्रक में वापस आए और मैंने बार बार कोशिश की, इंजन नहीं चला। और तभी वो बूढ़ा धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम पर जंगल की चुप्पी और गहरी होती जा रही थी। उसके पीछे से एक के बाद एक परछाइयां निकलने लगी, और हर परछाई इंसान की नहीं थी। कुछ झुकी हुई आकृतियां, कुछ बेतरतीब लंबाई वाले शरीर जिनके सिर नहीं थे, कुछ ऐसे जो हवा में तैर रहे थे। मैंने राहुल की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ कांप रहा था। मैं जान गया था, अब ये कोई सामान्य रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं, कोई जाल है। और फिर इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक मोड़ा, उसी रास्ते पर वापस दौड़ाया, लेकिन जितना दौड़ाता रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। पेड़ अब पास आ गए थे, जैसे वो हमें निगलना चाहते हों। हर मोड़ पर वही बूढ़ा, वही मुस्कान, वही इशारा, जैसे वो कह रहा हो, गलती कर चुके हो, अब लौटना आसान नहीं। उस सफर का हर मिनट एक भयावह सपना बन गया। राहुल अब भी चुप था, और मुझे लगने लगा था कि शायद वो कुछ देख चुका था जो मैं नहीं देख पाया था। शॉर्टकट नहीं था वो एक रास्ता था किसी और दुनिया की ओर। और हम उस मोड़ पर, उस कोहरे भरी सुबह, उस जाल में फंस गए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डर की असली कहानी अब शुरू होनी बाकी थी। जैसे जैसे हम उस जंगल के अंदर और गहराई में बढ़ते गए, हवा और भी भारी होती गई, जैसे हर सांस पर किसी अदृश्य हाथ का बोझ हो। पेड़ इतने घने हो चुके थे कि ऊपर आसमान तक दिखना बंद हो गया था। दिन था या रात, कुछ समझ नहीं आता था। मेरे ट्रक की हेडलाइट बस थोड़ी दूरी तक रोशनी करती, उसके आगे केवल घना अंधेरा, मानो वहां कोई अंत ही न हो। ट्रक की रफ्तार भी अब मेरी पकड़ में नहीं थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। एक्सीलरेटर दबाने पर भी ट्रक रेंग रेंग कर चलता, और जैसे जैसे आगे बढ़ते उसके नीचे की जमीन भी बदलने लगी थी। मिट्टी अब सूखी नहीं थी, वह गीली, काली और अजीब चिपचिपी हो गई थी, जैसे कोई छुपा दलदल हो जो ट्रक को धीरे धीरे निगलना चाहता हो। राहुल अब बिल्कुल चुप था, उसका चेहरा पीला और आंखें डरी हुई थीं। तभी झाड़ियों से एक झटके की आवाज आई, जैसे कोई भागा हो या कुछ भारी गिरा हो। मैंने शीशे से झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सर, कोई है पीछे, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। मैंने सख्ती से कहा, कुछ नहीं है, तू वहम कर रहा है। लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद अंदर से डर गया था। उस जंगल की हवा में कुछ था, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा था पर खुद नहीं दिख रहा था। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि ट्रक एक बार फिर झटका खाकर रुक गया। मैंने गियर बदला, क्लच छोड़ा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और अगले ही पल खुद ब खुद फिर जल गई। कुछ सेकंड्स के लिए केवल अंधेरा था, गहरा, घातक और बोझिल। अंधेरे में मुझे ट्रक के शीशे पर किसी के उंगलियों के निशान दिखे, जो भीतर से खींचे गए हों, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उस डर के बीच हमें एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा जो एक किनारे लटका था। उस पर धुंधली सफेद पेंट से लिखा था, छाया वन क्षेत्र, रात में प्रवेश वर्जित। उस पल मेरी सांस थम सी गई। मुझे याद आया, बचपन में कहीं सुना था, छाया वन एक ऐसा इलाका जो कभी समय में फंसा रह गया, जहां रात कभी खत्म नहीं होती। वहां जाने वाले अक्सर लौटते नहीं। मैंने राहुल की ओर देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। हमने जैसे ही फिर से ट्रक स्टार्ट किया, वह चल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में हमें महसूस हुआ कि हम उसी रास्ते पर लौट आए हैं जहां पहले थे। वही झाड़ियां, वही टूटा बोर्ड, वही दलदल, जैसे हम एक गोल घेरे में फंस चुके हों और कोई हमें बार बार उसी जगह घुमा रहा हो। मैं पसीने पसीने हो गया, ठंड के बावजूद। बार बार हम ट्रक को नए मोड़ पर मोड़ते, पर हर बार वही मंजर लौट आता। राहुल अब और भी बेचैन हो गया था। सर, कोई हमें देख रहा है,
मुझे पेड़ों के पीछे कुछ दिखा। मैं चुप रहा, क्योंकि अब मुझे भी लगने लगा था कि पेड़ों की छाया में कुछ है। कई बार किसी की आहट सुनाई देती, कोई परछाई झलकती, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखो कुछ भी न मिले। यह वहम नहीं था, मैं जानता था, क्योंकि अब ट्रक के केबिन में ठंडी सांसों की नमी तक महसूस होने लगी थी। ऐसा लगने लगा जैसे हमारे साथ कोई तीसरा भी है, एक अदृश्य साया जो हमसे आगे भी था और पीछे भी। हर बार जब मैं शीशे में देखता, लगता जैसे कोई साया मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, लेकिन पलटते ही कुछ नहीं होता। ट्रक की हेडलाइट अब अक्सर खुद ही बंद हो जाती, और जब जलती तब अक्सर सामने कुछ दिखता, एक झलक, कोई आकृति, कोई अधूरी इंसानी आकृति। राहुल ने एक बार तो रोते हुए कहा, सर, वहां एक लड़की खड़ी थी पेड़ के पास। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी वक्त मेरी नजर भी उसी तरफ गई थी, और वहां वाकई कोई हल्की सी आकृति दिखी थी जो अगले ही पल गायब हो गई। अब मैं जान चुका था, ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हम भटक चुके थे किसी ऐसे जाल में जहां तर्क काम नहीं करता। रास्ते, पेड़, हवा, सब हमारे खिलाफ हो चुके थे। ट्रक अब बस चलता जा रहा था, पर हमें खुद नहीं पता था किस ओर। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर दिशा किसी और की मर्जी से तय हो रही थी। और उस जंगल में हर मिनट के साथ लगता कि हम अपने होश, अपनी पहचान और शायद अपना अस्तित्व भी खोते जा रहे हैं। और इस डर के बीच कहीं ना कहीं एक सवाल लगातार मेरे अंदर गूंज रहा था, अगर हम यहां से कभी निकले ही नहीं तो क्या कोई जान पाएगा कि हम आए थे? जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल की घनी छाया और सघन होती गई, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ट्रक में लगी घड़ी की सुइयां अब उल्टी दिशा में घूमने लगी थी। धीरे धीरे, जैसे समय खुद पीछे जा रहा हो, जैसे इस जगह में आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं। मैंने अपनी कलाई की घड़ी देखी, उसमें भी वही हो रहा था। पहले मुझे लगा ये शायद बैटरी की खराबी है, लेकिन फिर ट्रक के डैशबोर्ड पर हर डिजिटल घड़ी भी वैसा ही कर रही थी। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, सर, लगता है हम वक्त में अटक गए हैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे गले में भी एक गांठ सी बन गई थी, जो अब न निगली जा रही थी, न उगली। उसी समय ट्रक के शीशों पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। 1, 2, फिर 3 बार, जैसे कोई बहुत नरमी से दस्तक दे रहा हो, लेकिन बहुत साफ आवाज थी, बहुत करीब। मैंने तुरंत शीशे के बाहर झांका। कुछ नहीं था, न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ कोहरा और पेड़, जो अब मुझे अपनी जगह से हिलते हुए लगने लगे थे, जैसे वो हमारे आसपास मंडरा रहे हों। तभी सामने वाले शीशे पर एक परछाई उभरी, वही गमछा पहने आदमी की, वही जिसने हमें शॉर्टकट बताया था। लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें एकदम काली, गड्ढे जैसी, और होंठ खून से सने लगे। उसका चेहरा सीधा शीशे से चिपका हुआ था, लेकिन उसके पीछे कोई शरीर नहीं था, सिर्फ चेहरा हवा में तैरता हुआ। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही खोली वह गायब हो चुका था। राहुल डर के मारे कांप रहा था। वह केबिन में एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया था। मैं भी अब ट्रक से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अंदर का माहौल घुटन भरा हो चुका था, जैसे हवा भी हमें बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन शरीर जवाब नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद ट्रक का इंजन खुद ब खुद एक झटके से बंद हो गया, और इस बार वह फिर नहीं चला। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन स्टार्टर ने जैसे जान ही छोड़ दी हो। ट्रक अब एक बेजान लोहे का डब्बा बन चुका था, और हम उसमें बंद 2 सांसें थे, डरे हुए, थमे हुए। कुछ देर बाद हमने फैसला किया कि अब यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे जो हो। मोबाइल पहले से ही बंद थे, और आसपास कोई संकेत नहीं। हम दोनों ने टॉर्च ली और ट्रक से उतरकर जंगल के बीचों बीच एक पतली सी पगडंडी पर चलना शुरू किया। वो रास्ता इतना संकरा था कि एक बार को लगा जैसे वो खुद बन रहा हो हमारे कदमों के साथ। पेड़ों की शाखाएं अब सिर के ऊपर इस तरह झुकी हुई थीं जैसे वो हमारी सांसें सुन रही हों। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी बहुत शोर था। डाली टूटने की आवाजें, किसी के चलने की फुसफुसाहट, और बहुत दूर कहीं किसी की कराह। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद हमें एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। उसके पास एक टूटा फूटा ट्रक खड़ा था।
एकदम जंग लगा हुआ, झाड़ियां उसके टायरों में उगी हुई थीं। हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वह वर्षों से यहां पड़ा है। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी वो थी ट्रक के केबिन में पड़ी जली हुई हड्डियां। हड्डियां अधजली थीं, कुछ में अब भी राख सी चिपकी थी और पास ही एक पुराना लोहे का तवा और गिलास भी पड़ा था, जैसे किसी ने वहीं खाना पकाने की कोशिश की हो और फिर किसी आग में झुलस गया हो। मैंने डरते डरते ट्रक के केबिन में हाथ डाला तो वहां एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। उसके पन्ने आधे जले थे, लेकिन एक पन्ना साफ था और उसमें लिखा था, जो शॉर्टकट चुनता है वह ठहर जाता है। वो लाइन पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये कि हम अकेले नहीं थे। पहले भी कोई यहां आया था, उसी लोभ में जो हमें उस गमछा पहने ड्राइवर ने दिखाया था, और वो अब कभी वापस नहीं गया। शायद वो अब भी यहीं था, उसी साए की शक्ल में जो हमें बार बार दिखाई देता था। राहुल अब बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं उसे सहारा देकर खड़ा किया और हम दोनों उसी पगडंडी पर आगे बढ़ गए। लेकिन अब हर कदम भारी लगने लगा था। लग रहा था जैसे समय, रास्ता, हवा और जंगल सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। और सबसे बुरा ये कि अब हमारी घड़ियां फिर बंद हो चुकी थीं। हम थम चुके थे, या शायद समय ने हमें थाम लिया था। जैसे ही हम उस घने जंगल में और आगे बढ़े, अचानक हमारे सामने एक पुराना सड़ा गला लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा आधा टेढ़ा था, लताओं और सूखी बेलों से ढका हुआ, लेकिन उस पर लाल रंग से लिखा था, ठहराव। उस शब्द को पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहीं पास में एक लोहे की खूंटी पर एक पुराना लैंप जल रहा था, धीमी पीली लौ, जैसे किसी ने अभी अभी जलाया हो। मैंने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी और डर में एक साथ जमी हुई थीं। कौन इस वीरान जंगल में इस वक्त लैंप जलाकर गया होगा, या अब भी यहीं कहीं होगा? दरवाजे के पार एक कच्चा रास्ता दिखा जो हमें एक मिट्टी के पुराने घर तक ले गया। वह घर टूटा फूटा था, दीवारों पर दरारें थीं, छत से लटके जाले और दरवाजा आधा खुला। भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी लहर मेरे बदन से होकर गुजरी, जैसे कोई अदृश्य चीज हमें छू कर निकल गई हो। कमरे के एक कोने में एक पुरानी हनुमान जी की टूटी हुई मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखें अब भी जैसे हमें देख रही थीं। मूर्ति के बगल में दीवार पर कुछ पुरानी धूल भरी तस्वीरें टंगी थीं। मैंने पास जाकर देखा, वो तस्वीरें ट्रक ड्राइवरों की थीं, अलग अलग समय और पीढ़ियों के। लेकिन उनमें से एक तस्वीर ने मेरा दिल जैसे थाम लिया। उसमें एक लड़का था जो हूबहू राहुल जैसा दिखता था। मैं समझ नहीं पाया कि यह कैसे संभव है। क्या वह उसका कोई पूर्वज था, या यह सब कोई चक्र है जो दोहराया जा रहा है? तभी कमरे के बीच रखी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद खिसकने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसे पीछे धकेला हो। मेरी सांसें रुक सी गईं। सामने मेज पर रखा एक पुराना धुंधला कागज अपने आप हिलने लगा और फिर उसमें काले अक्षरों में कुछ उभरने लगा, तुम अकेले नहीं हो। मैंने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा और वो पूरी तरह जड़ बना खड़ा था। तभी कमरे की हवा बदलने लगी, जैसे किसी और की मौजूदगी बहुत करीब आ गई हो। और फिर वह आ गया। दरवाजे से वही गमछा पहने ड्राइवर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले देखा था। उसका चेहरा हर पल बदल रहा था। कभी वह बूढ़ा लगता, कभी जवान, कभी उसका चेहरा जलता हुआ प्रतीत होता, कभी वह एकदम खाली, बिना आंखों, बिना मुंह का अजीब सा चेहरा। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और होंठ हिलने लगे। मैं वही हूं जो रास्तों के बीच रहता है, जो ठहराव देता है। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती गूंज जैसी थी, जिसमें मानो हजारों आत्माओं की फुसफुसाहट शामिल थी। राहुल एकदम पीछे हट गया और मैं उस दरिंदे को घूरता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि वह इंसान है या कोई और ही प्राणी। तभी मेरी नजर हनुमान जी की टूटी मूर्ति पर गई। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही मूर्ति उसकी तरफ गई, वह पीछे हटने लगा। उसका चेहरा कांपने लगा, वह चीखने लगा, एक ऐसी चीख जो इंसानों की नहीं लगती थी। कमरे की दीवारें थरथराने लगीं, हवा गरजने लगी और दरवाजा, जो कभी बंद हो चुका था, अब खुद ब खुद खुलने लगा।
उस पल मुझे लगा जैसे कोई शक्ति हमारे पक्ष में थी। शायद वह मूर्ति अब भी अपने में कोई ऊर्जा समेटे थी। मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और हम दोनों तेजी से उस दरवाजे की ओर भागे। पीछे से वह चीख अब भी आ रही थी, लेकिन अब वह कमजोर होती जा रही थी। दरवाजा पार करते ही हमें महसूस हुआ जैसे किसी भारी बोझ से निकल आए हों। हवा अब थोड़ी हल्की थी, पेड़ कुछ शांत से, लेकिन समय अभी भी थमा हुआ था और उस दरवाजे के ऊपर लिखा ठहराव शब्द। अब पीछे मुड़कर देखा तो मिट चुका था, जैसे वो दरवाजा अब कभी था ही नहीं। लेकिन एक बात मैं अब जान गया था, इस जंगल में कोई रास्ता छोटा नहीं होता और जो भी शॉर्टकट की उम्मीद लेकर आता है वह ठहर जाता है हमेशा के लिए। हम दोनों भागते हुए उस दरवाजे से बाहर निकले और जैसे ही पैर आखिरी पगडंडी से जंगल के खुले रास्ते में पड़े, मेरे सीने से मानो एक भारी बोझ उतर गया। घना कोहरा जो रात भर हमारे चारों ओर मंडराता रहा था, अब धीरे धीरे छंट रहा था। आसमान हल्का नीला होने लगा था, मानो सूरज खुद भी उस डरावनी रात से बच निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूर चलने पर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। मिट्टी की बनी, टीन की छत और बाहर बैठा एक बूढ़ा दुकानदार जो जैसे हमारी ही राह देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति डर से भरी थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, उसने हमें बिना कुछ पूछे गर्म चाय पकड़ा दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों भाग्यशाली हो, हर कोई लौट नहीं पाता उस रास्ते से। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, आपको कैसे पता कि हम कहां से आ रहे हैं? वह मुस्कुराता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, छायावन, उस रास्ते से हर साल कुछ ट्रक वाले गुजरते हैं, कुछ लौटते नहीं, जो लौटते हैं वो भी पूरे नहीं होते। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने उसे और कुछ पूछना चाहा, लेकिन तभी उसने चाय की केतली उठाई और अंदर चला गया। मैं और राहुल कुछ देर वहीं बैठकर खुद को सामान्य करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही हमने उठकर आगे बढ़ने के लिए मुड़कर देखा, वो चाय की दुकान अब वहां थी ही नहीं। न वो टीन की छत, न वो केतली, न वो बूढ़ा दुकानदार, बस राख उड़ रही थी और जमीन पर कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े। हम सन्न खड़े रह गए। क्या हम फिर किसी भ्रम में थे, या वो दुकान ही इस दुनिया की नहीं थी? कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक ढाबा था। मैंने राहुल से कहा कि वो ट्रक के पास रुके, मैं चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आता हूं। जब मैं चाय लेकर कुछ ही मिनटों में लौटा, राहुल वहां नहीं था। ट्रक वहीं खड़ा था, दरवाजा खुला हुआ, लेकिन न राहुल की आवाज न उसकी परछाई। मैंने पूरे इलाके में दौड़ दौड़कर उसे पुकारा, हर झाड़ी, हर कोने में देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम तो बाहर आ गए। पर वो नहीं आ पाया। मेरे हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और गुस्सा दोनों। मैं समझ चुका था, उस जंगल ने राहुल को वापस खींच लिया है। मैंने गांव के मंदिर में जाकर एक बाबा से एक ताबीज लिया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हारे पीछे छूट गया हो तो वो तुम्हारे भीतर भी रह जाता है जब तक उसे तुम खोज न लो। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा, उस रास्ते पर, उस जंगल में, उस ठहराव में। मैंने ट्रक चालू किया और जब डैशबोर्ड पर देखा तो वहां एक नया कागज रखा था जो पहले नहीं था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर राहुल की लिखावट में एक ही वाक्य था, मैं वहीं हूं जहां सब शुरू हुआ था। उस कागज से एक अजीब सी ठंडी हवा निकली और मैं जान गया, सफर खत्म नहीं हुआ है, असली रास्ता तो अब शुरू हो रहा है। मैंने ताबीज को कसकर अपने गले में पहन लिया था, जैसे वह अब मेरा एकमात्र सहारा हो। ट्रक को धीरे धीरे उसी दिशा में मोड़ा जहां से सब शुरू हुआ था, उस छाया पथ की ओर। पर इस बार रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले देखा था। पेड़ कुछ और ज्यादा टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे, उनकी डालियां जैसे किसी अनजानी भाषा में फुसफुसा रही थीं। हवा की सरसराहट में अब एक खुरदुरी खराश थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी मौजूदगी से नाराज हो। झाड़ियां खुद रास्ता बनाती और फिर मिटा देती थीं। ये जंगल अब मुझे पहचान चुका था और शायद मैं भी उसे।
कुछ ही दूर पर मुझे वही पुराना ट्रक दिखा जिसमें मैं और राहुल पहली बार फंसे थे। लेकिन इस बार वो किसी पगडंडी या जंगल में नहीं, बल्कि एक वीरान मैदान के बीच अकेला खड़ा था, जैसे कोई भूली हुई चीज जिसे समय ने वहीं छोड़ दिया हो। मैंने ट्रक के पास जाकर उसका दरवाजा खोला और वही परिचित सीमेंट की गंध मेरी सांसों में उतर गई। केबिन में राहुल का पुराना रुमाल रखा था, जिसे मैंने उसे नागपुर से चलने से पहले दिया था। उसके नीचे एक मोड़ा हुआ कागज रखा था जिसमें बस वही शब्द थे, मैं वही हूं जहां सब शुरू हुआ था। मेरी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ एक गहरा संकल्प था। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी आंखें ब्रिजलाल से टकराईं। वही बूढ़ा जो पहले उस रहस्यमय मोड़ पर मिला था। वह बिना कुछ कहे मेरे पास आया और धीमे स्वर में बोला, अब की बार लौटना मुश्किल होगा ठाकुर, लेकिन अगर तुम रुके तो शायद उसे वापस ला सको। उसकी आंखों में रहस्य भी था और दया भी। मैं बिना कुछ कहे सिर झुकाकर आगे बढ़ा। ताबीज अब मेरे गले में जलने जैसा लग रहा था, जैसे किसी ऊर्जा से भर उठा हो। हवा अब सीधी नहीं बह रही थी, बल्कि गोल गोल घूम रही थी, जैसे मुझे भीतर खींचने को तैयार हो। जैसे ही मैंने मैदान में पहला कदम रखा, पूरी प्रकृति जैसे जाग गई। हवा की दिशा बदल गई, सूखी घास सरसराने लगी और आसमान पर काले बादल घिर आए। हर कदम के साथ धरती थोड़ी थोड़ी डोल रही थी, जैसे मैं किसी स्थिर जमीन पर नहीं, बल्कि किसी भूली बिसरी परछाई की छाती पर चल रहा हूं। और तभी वह मिट्टी का पुराना घर फिर से सामने आया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा टूटा फूटा था, लेकिन उसके दरवाजे खुले थे, चौड़े, काले और स्याह अंधेरे में डूबे हुए। पहले मैं जब इस घर के सामने खड़ा था तो डर भीतर जाने से रोक रहा था, लेकिन अब भीतर कुछ खींच रहा था। राहुल की परछाई, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, सब जैसे इसी घर में समाई हुई थी। मैंने एक लंबी सांस ली, ताबीज को हाथ में लिया और उस खुले दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए, क्योंकि मुझे पता था अगर वो वहीं है जहां सब शुरू हुआ था, तो मैं वहीं से उसे वापस लाऊंगा। घर के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी मृत याद की सांसें मेरे कानों में गूंजने लगी हों। मिट्टी की दीवारें अब वैसी नहीं थीं, उन पर धूल जमी पुरानी तस्वीरें उभर आई थीं। हर तस्वीर में एक ट्रक ड्राइवर था। कुछ की आंखें खाली थीं, कुछ के चेहरे धुंधले और कुछ के चेहरे ऐसे जैसे अभी अभी खींचे गए हों। मैं तस्वीरें देखता हुआ भीतर बढ़ा, तभी एक तस्वीर पर मेरी नजर अटक गई। राहुल, वही मुस्कुराता चेहरा, वही गले में उसका रुमाल और नीचे मोटे लाल अक्षरों में लिखा था, छूटे हुए। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने हाथ बढ़ाया, उसे छूना चाहा, पर जैसे दीवार ने मुझे पीछे धकेल दिया। उसी वक्त मेज पर पड़ी पुरानी कुर्सी एक जोर से खिसकने लगी, अपने आप, जैसे मुझे बैठने का न्योता दे रही हो या शायद फंसाने का। मैंने देखा मेज पर एक नया कागज था, जो कुछ पल पहले नहीं था। उस पर लिखा था, तुम देर से आए हो। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। तभी कमरे के एक कोने से एक साया सरकता हुआ बाहर आया, धीरे धीरे, जैसे कोई धुआं आकार ले रहा हो। पर इस बार उसका चेहरा कुछ और था, आधा राहुल जैसा और आधा वो अजनबी ड्राइवर जिसने हमें शॉर्टकट बताया था। उसकी आंखें बुझी हुई नहीं थीं, बल्कि उनमें एक चमक थी, जैसे किसी ने अभी अभी किसी और की आंखें छीन ली हों। वह बोला, हर बार कोई आता है, लेकिन कोई नहीं लौटता। उसकी आवाज गूंज नहीं थी, बल्कि सीधी मेरी आत्मा में उतरती जा रही थी। मैंने जल्दी से जेब से हनुमान जी की मूर्ति निकाली और उसे ऊंचा उठाया। पहले जब मैंने ऐसा किया था तो वह छाया पीछे हट गई थी, लेकिन इस बार नहीं। वह हंसने लगा, एक धीमी खौफनाक हंसी जो कमरे की दीवारों से टकराकर लौटती रही। उसने कहा, अब श्रद्धा से नहीं, बलिदान से दरवाजा खुलेगा। मैं हिल गया। उसी क्षण कमरे में एक दराज की चटक खुलने की आवाज आई। मैंने धीरे से जाकर उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। पहले मुझे लगा कि शायद हरनाम सिंह की होगी, लेकिन जैसे ही कवर पलटा, उस पर नाम लिखा था, ब्रिजलाल। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन शब्द साफ। उसमें लिखा था, मैं वही हूं जो राह बताता हूं, लेकिन राह दिखाने से पहले रास्ता खुद से गुजरता है। जो लौटता है वह अधूरा लौटता है, जो पूरा लौटे उसे खुद को खोना पड़ता है। मेरी आंखें भर आईं। क्या राहुल को बचाने के लिए मुझे भी खुद को खोना होगा?
क्या यह वही ब्रिजलाल था जो हमें रास्ता बताता था, या वो खुद कभी उसी फंदे में फंसा कोई और था? दीवारें अब जैसे मेरी हर सांस सुन रही थीं। कमरे का अंधेरा धीरे धीरे मुझे लीलने को तैयार था। मैं समझ चुका था, अब लौटने की नहीं, पूरा होने की घड़ी आ गई है। कमरे की पिछली दीवार से जैसे कोई धीमा कंपन हुआ और वह खुद ब खुद खिसकने लगी। सामने एक गुप्त दरवाजा खुला, काला, ठंडा और एकदम अंधकार से भरा। अंदर से एक ऐसी हवा निकली जो न गर्म थी न ठंडी, पर उसमें एक गंध थी जैसे जले हुए समय की। मैं बिना सोचे ताबीज को कसकर पकड़ लिया और उस अंधेरे में कदम रख दिया। यह एक सुरंग जैसी जगह थी, संकरी, नम और डरावनी। मेरी हर सांस वहां गूंजने लगी थी, जैसे दीवारें भी मेरी उपस्थिति दर्ज कर रही हों। आगे बढ़ते ही मुझे सुरंग की दीवारों पर कुछ चित्र नजर आने लगे, हाथ से उकेरे गए चित्र, जिनमें एक ही आकृति बार बार उभर रही थी। कभी वह एक साधारण इंसान की तरह, कभी किसी राक्षस की तरह और कभी किसी धुंधली छाया की तरह। हर चित्र जैसे कुछ कह रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ। कुछ आगे जाकर सुरंग थोड़ी खुली और वहां मैंने देखा कई परछाइयां, जैसे धुएं से बनी आकृतियां जो बिना चेहरों के हवा में तैर रही थीं। वे स्थिर नहीं थीं, लेकिन वे भटक भी नहीं रही थीं, जैसे उन्हें यहीं रुकना है हमेशा के लिए। उनमें से कुछ मेरी ओर मुड़ी और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उनमें से कुछ वही लोग हैं जो छाया पथ से कभी लौटे नहीं, जिनके बारे में बूढ़े चाय वाले ने कहा था। और तभी मेरे सामने एक आकृति सघन होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह एक बूढ़े आत्मा का रूप ले चुकी थी। वही हरनाम सिंह, जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ा था और शायद जिसकी ट्रक में डायरी थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर आवाज में स्थिरता। वह बोला, राहुल अभी जिंदा है, लेकिन वह छाया की पकड़ में है। वह ठहराव में नहीं, केंद्र में है। वहां जहां हर फैसला लिया जाता है, वहां जाना आसान नहीं, वहां जाना बलिदान मांगता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं उसे बचा सकता हूं? वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन कीमत चुकानी होगी। फिर उसने एक रहस्यमयी मंत्र सुनाया, संस्कृत के शब्द जो मेरे मन के भीतर उतरते जा रहे थे, जैसे किसी गूंज की तरह। उसी पल मेरा ताबीज गर्म होने लगा, इतना गर्म कि मेरी त्वचा जलने लगी, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। ताबीज अब मेरे दिल की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन जैसे कह रही थी, समय कम है। हरनाम सिंह ने आगे बढ़कर मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोला, जो वहां प्रवेश करेगा वह वैसा लौटेगा नहीं जैसा गया था। या तो उसका कुछ हिस्सा वहीं रह जाएगा या वह खुद कोई और बन जाएगा। सोच ले ठाकुर, क्या तू तैयार है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गया। सुरंग अब और स्याह हो गई थी, लेकिन मेरे भीतर एक आग थी जो मुझे रोशनी देती जा रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, एक गूंज मेरे कानों में भरने लगी, राहुल की आवाज जो दूर कहीं से आ रही थी, भैया मुझे मत छोड़ना। अंत में मुझे एक और दरवाजा दिखा, लोहे का, बड़ा, और उस पर उकेरे गए थे वे ही रहस्यमयी चित्र जो सुरंग में थे। लेकिन इस दरवाजे के ऊपर एक शब्द लिखा था, ठहराव का केंद्र। ये वो जगह थी जहां से सब शुरू हुआ, जहां सब खत्म होता है और शायद जहां सब फिर से शुरू होता है। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही मैंने ताबीज को उसके पास ले जाकर छुआ, वह खुद ब खुद खुलने लगा और अंदर से एक ऐसी स्याह रोशनी निकली जो आंखों को बंद कर देने पर मजबूर करती थी। मैंने अपनी आंखें मूंदी, एक लंबी सांस ली और उस दरवाजे के पार कदम रख दिया, क्योंकि अब पीछे लौटना विकल्प नहीं था। राहुल की परछाई मेरा इंतजार कर रही थी और मैं वादा करके आया था कि उसे लेकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मैंने वह दरवाजा खोला, मेरे सामने एक विशाल कक्ष खुला, एकदम शांत, धुंध से भरा हुआ, मानो समय वहां रुका हुआ हो। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, मेरी सांसें भी मुझे बहुत जोर से सुनाई दे रही थीं। हर तरफ सफेद और नीली धुंध थी, लेकिन बीचों बीच एक चीज एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी, एक बहुत बड़ा आईना, इतना बड़ा कि उसमें पूरी जिंदगी समा जाए। मैं उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें देखा, मैं चौंक गया। आईने में मेरा अक्स नहीं था, वहां राहुल था। उसका चेहरा पीला, आंखें बंद और उसके चारों ओर काली काली जंजीरें लिपटी थीं।
वह हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरती दिखाई दी, जैसे वह जानता हो कि मैं आ गया हूं। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि चारों ओर की धुंध घनी होने लगी और फिर उसमें से वो छाया प्रकट हुई। लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी पहले दिखती थी। अब वह एक चेहरा नहीं थी, वह सैकड़ों चेहरों का कोलाज थी। हर चेहरा जैसे दर्द में चिल्ला रहा हो, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई औरत, कोई बच्चा, और उनमें से कई चेहरों को मैंने पहले देखा था, पुराने ट्रक चालकों की तस्वीरों में, उस मिट्टी के घर में। उस छाया ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कई सुरों में गूंज रही थी, जैसे कोई भीड़ एक साथ बोल रही हो। मैं रास्ता नहीं, परिणाम हूं। जो मुझे चुनता है वह खुद को खो देता है। मैंने उसकी ओर देखा। आंखों में डर था, लेकिन इस बार संकल्प ज्यादा था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने हरनाम सिंह से सीखा, मंत्र दोहराना शुरू किया, धीरे धीरे, फिर तेजी से। जैसे ही शब्द मेरे होंठों से निकले, पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों में दरारें आने लगीं, छाया की चीखें गूंजने लगीं, और वह आईना जिसमें राहुल बंधा था वह दरकने लगा। ताबीज मेरे गले में जलने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी चमक अब तेज थी, इतनी कि छाया की काली आकृति उसमें पीछे हटने लगी। वह झुलसने लगी, उसके चेहरे बदलने लगे और उसने डर में चिल्लाना शुरू किया। राहुल की जंजीरें खड़कने लगीं, जैसे कोई उन्हें खोल रहा हो, और फिर एक झटके में वे टूट गईं। मैं दौड़कर राहुल के पास पहुंचा। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं उसे पकड़कर खड़ा किया और बोला, अब बहुत हो गया, चल निकलते हैं यहाँ से। लेकिन जैसे ही हम मुड़कर भागे, छाया फिर से इकट्ठा होने लगी। वह अब और भी भयानक दिख रही थी, जैसे अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही हो। हम दोनों दरवाजे की ओर भागे। पीछे से वह धुंधनी लहर की तरह हमारे पीछे दौड़ रही थी। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। दरवाजे तक पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से वह छाया गरजते हुए बोली, तुम जा सकते हो, लेकिन कुछ छोड़ना होगा। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल को चीर दे। मैंने पलटकर देखा, वह अब भी टूटती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अंतिम उम्मीद थी, जैसे वह किसी कीमत की मांग कर रही हो। मैंने राहुल की ओर देखा। वह डरा हुआ था, कमजोर लेकिन जीवित। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहीं वह कागज था जिस पर राहुल ने लिखा था, मैं वहीं हूं जहां सब शुरू हुआ था। और वहीं था वो गमछा जो उस रहस्यमय ड्राइवर से जुड़ा था। मैंने उस गमछे को दरवाजे पर फेंका और छाया की चीख फिर गूंज उठी। एक तेज रोशनी के साथ दरवाजा खुल गया और हम दोनों बाहर आ गए, फिर से उसी वीरान मैदान में। लेकिन अब वहां कोई ट्रक नहीं था, न पुराना घर, न सुरंग, न छाया। सब कुछ खाली था, जैसे कोई सपना टूट चुका हो। लेकिन मेरे हाथ में अब भी ताबीज था, अब ठंडा, शांत, और राहुल अब भी साथ था, जिंदा। मैंने आसमान की ओर देखा। कोहरा हट चुका था और सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ रही थी। रास्ता लंबा था, लेकिन अब हम जानते थे कि सही रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं होता, और छाया अब पीछे छूट गई थी, या शायद किसी और के इंतजार में फिर से छिप गई थी। मैंने उस जगह से निकलते वक्त एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा जो हमें ठहराव की दुनिया में ले गया था, अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक भारीपन, जैसे उस पल के साथ कुछ और भी हमेशा के लिए बंद हो रहा था। राहुल मेरी बगल में खड़ा था, उसका हाथ मेरे हाथ में था, पर मैं महसूस कर सकता था कि वो अब भी थोड़ा कांप रहा था। उस दरवाजे के पार हमने कुछ ऐसा देखा, जिया सहा, जो किसी और को बताना शायद नामुमकिन है, और शायद समझाना भी। मैं रुक गया। मेरी जेब में मेरी डायरी थी, वही जिसमें मैंने हर सफर, हर अनुभव, हर डर और हर सवाल को लिखा था। वो डायरी अब भारी लग रही थी, जैसे उसमें सिर्फ कागज नहीं, मेरी पहचान भी बंद थी। मैं समझ गया था अब, छाया का मतलब सिर्फ डर नहीं था, वो एक प्रतीक थी, त्याग का। हमें मंजिल पाने के लिए कुछ छोड़ना ही होता है। कुछ न कुछ हम सबके अंदर होता है जो हमारी छाया बन जाता है, और जब हम उस छाया से भिड़ते हैं तो हमें कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ता है। मैंने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन अब वह जिंदा था। मैंने धीरे धीरे अपना ताबीज उतारा
और उसके गले में डाल दिया। जैसे ही ताबीज उसकी छाती से लगा, उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ, जैसे किसी ने उसके भीतर के तूफान को थाम लिया हो। फिर मैंने अपनी डायरी निकाली। उसके पुराने पन्ने फड़फड़ा रहे थे, मानो वे खुद जानते हों कि अब उन्हें यहीं रुकना है। मैंने उसे दरवाजे के पास रखा, वहीं पास में पड़ा एक पत्थर उसके ऊपर रख दिया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। मेरे साथ अब मेरी यादें नहीं थीं, न वो डर जो मैंने वर्षों तक अपने अंदर दबा कर रखा था। मैं खाली नहीं था, मैं हल्का हो गया था। हम दोनों दौड़ने लगे, तेज नहीं लेकिन थके हुए पैरों से, उम्मीद के साथ। दरवाजा हमारे पीछे धीरे धीरे बंद हो गया और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो दुनिया कभी थी ही नहीं, जैसे सब एक सपना था। लेकिन मेरा सीना अब भी गर्म था, शायद ताबीज के न होने की वजह से, या शायद उस त्याग की वजह से जो मैं कर चुका था। कुछ कदमों के बाद हम एक ऊंचाई पर पहुंचे और वहां से देखा, सामने से सूरज की पहली किरण जंगल को छू रही थी। वो जंगल जो पहले डरावना लगता था, अब एकदम शांत लग रहा था। पंछियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं, हवा ताजा हो गई थी, जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों या फिर अपने असली रूप में लौट आए हों। और फिर हमें वही ट्रक दिखाई दिया, वहीं खड़ा था, धूल से ढका, टूटा हुआ, लेकिन अब उसमें कोई डर नहीं था, कोई परछाई नहीं। हम उसके पास गए, दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर कुछ नहीं बदला था, लेकिन सब कुछ बदल गया था। अब वो एक सामान्य ट्रक था, कोई रहस्य नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ एक सफर की थकान। राहुल चुपचाप बैठ गया, उसकी आंखें अब भी कहीं और देख रही थीं। मैं जानता था वो सब कुछ भूल नहीं पाएगा, और शायद उसे भूलना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, जैसे एक परछाई जो धूप में लंबी हो जाती है लेकिन अंधेरे में गायब नहीं होती। मैंने ट्रक से एक नया कागज निकाला और एक नई स्याही से उसमें एक वाक्य लिखा, जो लौटे वे अधूरे नहीं थे, उन्होंने कुछ पीछे छोड़ा था। क्योंकि अब मैं समझ चुका था, कभी कभी पूरा होने के लिए अधूरा होना जरूरी होता है, कुछ छोड़ना ही असली कंप्लीटनेस होता है। राहुल अब ठीक लग रहा था, उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ था, एक हल्की सी परछाई जो कभी कभी झलक जाती थी। वो परछाई अब डरावनी नहीं थी, वो एक सबक थी, एक निशान जो बताता था कि उसने क्या झेला है। अब वो कोई बच्चा नहीं था, और मैं भी अब वो विजय ठाकुर नहीं था जो एक आसान रास्ता ढूंढ रहा था। हमने ट्रक को स्टार्ट किया और इंजन बिना हिचक के चालू हो गया, जैसे वो भी जानता हो कि अब सफर नया है। पहिए घूमने लगे और जंगल पीछे छूटता गया। रास्ता अब साफ था, लेकिन मैं जानता था कि ये सफर हमें और कहानियों तक ले जाएगा। डर अब भी होगा, पर मैं अब जानता था कि हर डर के पीछे एक दरवाजा होता है, और हर दरवाजे के पीछे एक कीमत। मैंने उस दिन अपनी डायरी नहीं खोई थी, मैंने अपनी छाया वहीं छोड़ दी थी। बचकर लौट आने के कई दिन बाद भी मेरे भीतर शांति नहीं थी। जंगल की हवा भले पीछे छूट चुकी थी, पर उसकी परछाई अब भी हमारे साथ थी, खासकर राहुल के साथ। उसकी आंखों में अब भी एक गहराई थी जो कभी कभी मुझे खुद से डरा देती थी। वह पहले जैसा नहीं रहा था, कम बोलता था, रातों में करवटें बदलता, कभी कभी नींद में बड़बड़ाता और एक नाम बार बार दोहराता, वो देख रही है, वो आ रही है। पहले मैंने सोचा कि शायद वो सदमे में है, पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। हम ट्रक की मरम्मत करवा रहे थे और राहुल ड्राइवर सीट पर बैठा था। तभी मैंने देखा वो ट्रक का शीशा लगातार घूर रहा था, लेकिन उसका चेहरा डर से थरथरा रहा था। मैंने पास जाकर शीशे में देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही पुरानी छाया जिसकी आंखें अब मेरे सामने थीं। वही चेहरा जो कभी 100 चेहरों में बंटा था, अब धीरे धीरे राहुल की शक्ल में घुल रहा था। राहुल ने मेरी ओर देखा, जैसे वह कुछ कह नहीं पा रहा हो। मैं समझ गया, छाया ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं था। ताबीज जो अब उसके पास था, शायद उसी के जरिए वह फिर से रास्ता बना रही थी। मैंने उसी रात ब्रिजलाल और हरनाम सिंह की पुरानी डायरी निकाली। पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें अब भी वो स्याही जिंदा थी जिसने कभी सच्चाइयों को छुपा नहीं रखा था। एक वाक्य ने मुझे रोक लिया, छाया को हराया नहीं जा सकता,
केवल बांधा जा सकता है। और तभी मुझे याद आया उस रात सुरंग के भीतर जो मुझसे कहा गया था, तुम जा सकते हो लेकिन कुछ छोड़ना होगा। शायद राहुल ने जो कुछ छोड़ा था उसमें एक दरवाजा रह गया था, अधूरा। डायरी में आगे एक जिक्र था, एक पुरानी तांत्रिक विधि का जो छाया को दोबारा ठहराव में बांध सकती थी। लेकिन उसकी एक शर्त थी, यह विधि केवल अमावस्या की रात छाया के मूल स्थान पर ही की जा सकती है। यानी हमें वापस उसी जंगल में जाना होगा, उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था। राहुल से बात करना आसान नहीं था, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और जब मैंने उसे अमावस्या वाली रात की बात बताई तो उसका चेहरा अचानक बदल गया, जैसे भीतर बैठी कोई और चीज जाग गई हो। उसकी आंखें काली हो गईं और एक पल को उसने कहा, अगर तू मुझे वहीं ले जाएगा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। वो आवाज राहुल की नहीं थी, वह गूंजती हुई, डरावनी, भारी और नफरत से भरी थी। मैं डर गया, लेकिन जानता था कि ये डर ही मुझे रोकने की सबसे बड़ी वजह बन सकता था। मैंने उसी रात सब तैयारी शुरू कर दी। जंगल तक का रास्ता मुझे अब याद था और ताबीज की असली शक्ति भी मैं समझ गया था। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, मैं राहुल को लेकर उसी छाया पथ की ओर निकला। इस बार अंतिम बार। हम ट्रक से नहीं गए क्योंकि ट्रक अब डर की जगह बन चुका था। हम पैदल निकले और जैसे जैसे जंगल पास आता गया, हवा भारी होने लगी, पेड़ बेजान लगने लगे और समय फिर से धीमा पड़ने लगा। मेरे पास अब एक छोटा सा पात्र था जिसमें दीपक जल रहा था, वो तांत्रिक दीपक जो केवल मंत्रों के साथ जलता था। मैंने उसे अपनी छाती के पास रखा और मन ही मन उन मंत्रों को दोहराना शुरू किया जो डायरी में लिखे थे। राहुल अब खामोश था, लेकिन उसके कदम भारी थे। ऐसा लगता था जैसे वह खुद ही लड़ रहा हो। कभी छाया उसे खींचती, कभी वो खुद को वापस खींचता। बीच रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और कांपने लगा। उसकी पीठ पर नीले निशान बन रहे थे, जैसे कोई जंजीर उसके अंदर से कस रही हो। मैंने दीपक उसके पास रखा और मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी और तभी पेड़ों में कुछ परछाइयां हिलने लगीं। मैं जानता था हम अब पास थे। हम ठहराव के उस पुराने मिट्टी के घर तक पहुंच चुके थे, पर इस बार वह वैसा नहीं था जैसा पहले था। दीवारें टूटी थीं, पर उस टूटेपन में भी कोई ताकत थी। घर के सामने वही टूटा हुआ गेट और उस पर लिखा था, आखिरी बार। दीपक की लौ अब भी जल रही थी, लेकिन अब वह नीली होने लगी थी। मैंने राहुल को वहां ले जाकर बीच में बैठाया और चारों ओर रेखा खींच दी। मंत्र रेखा, जो डायरी के अनुसार छाया को बंधन में लाने के लिए जरूरी थी। मैंने फिर से मंत्र दोहराना शुरू किया, इस बार तेज आवाज में। हवा तेज हो गई थी, मिट्टी उड़ने लगी और घर के अंदर से वही छाया फिर उभरी। अब वो एक मुख नहीं, बल्कि एक समुद्र जैसी दिख रही थी। लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा। मैंने दीपक को रेखा के भीतर रखा और मंत्र पूरा किया। तभी दीपक से एक रोशनी निकली, सीधी छाया की ओर गई और उसे वहीं रोक दिया। राहुल जमीन पर चुपचाप पड़ा था और उसकी सांसें अब धीमी हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। छाया ने एक बार फिर आवाज दी, तू क्या समझता है मुझे बांध देगा? लेकिन मेरी आवाज अब शांत थी, नहीं, मैं खुद को बांध रहा हूं ताकि तू कभी फिर किसी को न छू सके। मैंने दीपक की लौ को अपनी हथेली से ढक दिया। हाथ जल गया, लेकिन जैसे ही आग बुझी, छाया की चीख गूंज उठी, एक आखिरी बार। हर चीज शांत हो गई। दीपक बुझ गया, राहुल की सांसें स्थिर हो गईं और जंगल, वो अब असली जंगल लगने लगा। ताबीज अब राहुल के गले से गायब था, शायद जहां जाना था चला गया। हम दोनों धीरे धीरे बाहर निकले, थके हुए, लेकिन इस बार बोझ से नहीं, मुक्त होकर। अमावस्या की वह घनी रात, आसमान में चांद का नाम निशान तक नहीं, तारे भी ऐसे जैसे किसी ने बुझा दिए हों। हम जंगल के उस पथरीले ट्रैक पर फिर से बढ़ रहे थे, जहां हर पेड़ इस तरह हिल रहा था मानो खुद सांस ले रहा हो, और हर शाखा हमारे कानों में कोई फुसफुसाता रहस्य उड़ेल रही हो, जो समझ में आते आते ही मिट जाता था। हवा में सीलन, गीली पत्तियों की गंध और एक मटमैली नमी थी जो त्वचा पर बर्फ सी जम रही थी। पर गले में लटकता ताबीज भीतर से आग बन चुका था।
उसकी धातु इतनी गर्म हो उठी थी कि मैंने शर्ट के कपड़े के पार भी उसकी तपिश महसूस की, जैसे वह किसी अदृश्य घड़ी का अलार्म हो। समय कम है, पीछे मत हटना। राहुल मेरे पीछे पीछे चल रहा था, पर उसके कदम यांत्रिक थे, मानो वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी अनदेखी डोर से बंधा हुआ हो। उसकी आंखों में नींद सी एक धुंध थी और मैं हर पल डर रहा था कि कब वह अचानक उस छाया के वश में आकर फिर धराशायी हो जाए। रास्ता ज्यों ही उस मोड़ पर पहुंचा जहां से छाया पथ शुरू होता था, पेड़ों की कतारें और भी सघन हो गईं। तने एक दूसरे से इतने सट गए कि बीच बीच से पत्तों की सरसराहट निकलती तो सुनाई देती, पर दिखाई कुछ नहीं पड़ता। हर तीसरे कदम पर मुझे लगता जैसे जमीन हल्के से धड़कती है, जैसे इस जंगल की अपनी कोई धड़कन हो जो अमावस्या की धुंधली धड़कनों के साथ ताल मिलाकर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ताबीज की गर्मी अब जलन में बदल चुकी थी, हमारी यात्रा की विपरीत दिशा में चलती उलटी घड़ी की सुई की तरह। मैं हर कुछ क्षण में उसे पकड़कर अपनी उंगलियां जला बैठता, पर हटाता नहीं, क्योंकि जानता था कि वही मेरी ढाल भी है और मेरी परीक्षा भी। आखिर हम उस पुराने मिट्टी के ठहराव घर के सामने आ खड़े हुए और मैं पहला ही दृश्य देखकर सिहर उठा। वह जर्जर ढांचा जो पहले टूटी दीवारों और ढहे हुए छप्पर जैसा था, अब कुछ वैसा ही लग रहा था मानो किसी गहरे घाव पर नई पपड़ी चढ़ाई हो। ईंटें अपने आप खिसक कर जुड़ गई थीं, जंग लगे काठ की चौखट मानो धड़क रही थी और खिड़कियों के सींखचे ऐसे कांप रहे थे जैसे भीतर कोई मंत्र फूंक रहा हो। हमने दहलीज पार की तो दरवाजा पीछे से धड़म की आवाज के साथ बंद हो गया, बिना किसी हवा, बिना किसी हाथ। अंदर घुसते ही ठंड इतनी तीखी थी कि धूप से भरे दिन की कोई स्मृति भी शरीर में गर्मी न जगा पा रही थी। और तभी राहुल चीखता हुआ लुढ़क कर जमीन पर गिरा, जैसे भीतर के किसी धागे ने उसे काट डाला हो। उसकी देह झंझना उठी, आंखें पलट गईं और मुंह से अनजानी ध्वनियां निकलीं, शांत, गूढ़ पर गूंजती हुईं। मैंने बिना सोचे हनुमान जी की छोटी मिट्टी की मूर्ति को पूजा स्थान से उठाया, उसे पास के मिट्टी के दिए से निकली लौ पर टिका दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वही श्लोक जो हरनाम सिंह की डायरी में बार बार चेतावनी की तरह उभरा था। एयुएम अपराजिताय नमः, छाया बंधाय स्वाहा। शब्द मेरे गले से कांपते हुए निकले, पर भीतर किसी अदम्य जिद ने उन्हें धार दी। कमरे की दीवारें हलचल करने लगीं, उनमें महीन दरारें उभरने लगीं और झूलते जाले किसी सर्पदल की तरह फुफकार उठे। फिर घनी स्याह परतों को चीरती हुई छाया प्रकट हुई, पहले सिर्फ एक धुंधली लकीर, फिर लहराती परिभाषाएं और आखिर वह विराट काला आकार जिसकी बनावट पिघलते तारकोल जैसी थी, चेहरों से भरी, आंखों से टपकती राख से भरी। और अब उन चेहरों के बीच एक चेहरा बनता टूटता दिखाई दिया, मेरा अपना चेहरा। वह बोल उठी सूखी झंझावाती आवाज में, तूने मुझे बांधा था विजय, पर छोड़ा नहीं। अब मैं तेरे भीतर सांस लूंगा और तेरी सांस मेरी होगी। मैं शब्दशः सुन पा रहा था कि हर लफ्ज कमरे में कितनी दिशाओं से प्रतिध्वनित हो रहा है, और जैसे जैसे वह बोली वैसा ही उसका चेहरा मेरी नकल में ढलता चला गया। मेरी आंखें, मेरी दाढ़ी, मेरे माथे की शिकन, सब उसके काले पिघले तरल में उभर डूब रहे थे। ताबीज अब आग के लोहे सा दहक रहा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और जलती हुई हनुमान मूर्ति के ठीक सामने मिट्टी के उस दिए की लौ में रख दिया। धातु छूते ही एक तेज छन्न की आवाज हुई और मूर्ति के भीतर से ऐसा प्रकाश फूटा जैसे किसी दिन की पहली किरण अंधेरी गुफा के गुंबद पर गिरे। वह उजाला न सफेद था न सुनहरा, बल्कि गाढ़ा नारंगी, अग्नि की सख्त जिह्वा जैसा। प्रकाश फैलते ही छाया की काली लहरें उठकर तड़पने लगीं, दीवारों से टकराने लगीं, लेकिन कमरे के पूर्वी कोने में एक घिरती उलझी रेखा सी बन गई, मानो उसे कोई अदृश्य हाथ रस्सी की तरह मोड़ मोड़ कर समेट रहा हो। छाया दहाड़ उठी, उसकी आवाज अब कई सुरों में बंटी हुई चीख बन चुकी थी। मैं समय हूँ, मैं राह हूँ, मुझे सीमाएं नहीं बांध सकती। पर उसके अगले ही क्षण वह अपने ही शब्दों में लिपटकर सिकुड़ने लगी, जैसे मंत्र उसे उलझी गांठ बना रहा हो। मैंने देखा कि रस्सियों सी बची वह छाया राहुल के पैरों की ओर बढ़ी, एक आखिरी कोशिश उसे अपने साथ खींच ले जाने की। राहुल बेहोश था,
आंखें बंद, पर उसकी उंगलियां फड़क रही थीं। लगा कि उसकी देह से आत्मा निकलकर फिर छाया में घुल जाएगी। मैंने मंत्र की अंतिम आर्चा पूरे दमखम से उच्चारित की, पंधयामि च निवारयामि च स्वाहा, और दीपक की लौ पर सांस से फूंक मारी, जिससे लौ क्षण भर को लहराई और ताबीज की गर्म धातु को फिर से चूम गई। एक झटका सा हुआ। कमरे का तापमान गिरता गिरता अचानक स्थिर हो गया। सभी आवाजें रुक गईं, जैसे किसी ने दृश्य की तमाम ध्वनियां काट दी हों। फिर एक धातुरहित गर्जना हुई और छाया, जो राहुल की एड़ी पकड़े हुए थी, हठात उलटकर उस कोने में चिपक गई, जैसे किसी कालिख भरी पपड़ी को दीवार पर ठोक दिया गया हो। वह आकृति कांपी, सर्पिल हुई, सिकुड़ी और अंत में एक छोटे से काले छेद में बदल गई। ऐसी खामोश गहराई जहां से न रोशनी निकल सके न ध्वनि। उसी क्षण घर के दरवाजे ने खुद को खोल दिया। बाहर का काला अमावस आकाश झांका, पर अब हवा में वह रक्त पिपासु ठंडक नहीं थी, बल्कि एक सुनसान थकी सी नमी थी, मानो जंगल खुद एक लंबी सांस छोड़कर शांत हुआ हो। मैं घुटनों के बल राहुल के पास बैठा। उसका माथा ठंडा था, पर धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मैंने ताबीज उठाया। वह अब बर्फ सा ठंडा था। उसकी चमक शांत, मानो उसने अपनी आखिरी आग उस क्षण उगल दी हो जब प्रकाश ने छाया को जकड़ा। हनुमान मूर्ति पर अभी भी दिए की धीमी लौ थरथरा रही थी, पर उसकी मिट्टी में अब सोने सी चमक थी, जैसे उसने बाकी बची नीचता सोख ली हो। कमरे की दीवारों में पड़ी दरारें धीमे धीमे बंद हो रही थीं। मिट्टी अपना घाव खुद भर रही थी। मैंने राहुल को बाहों में लिया। उसे बाहर ले जाने के लिए उठने ही वाला था कि कोने से फुसफुसाहट आई, बहुत धीमी, लगभग टूटती हुई, समय फिर आएगा। मैंने मुड़कर देखा। दीवार पर वह छोटा सा काला छेद अब सिर्फ एक धब्बा रह गया था, पर उसमें से कोई रोशनी नहीं, कोई परछाई नहीं झांक रही थी। मैंने गहरी सांस ली, राहुल को कंधे पर संभाला और दरवाजे की दहलीज पार करते हुए मन ही मन तय किया, अगर समय फिर आएगा तो मैं भी तैयार रहूंगा, क्योंकि अब मैंने जाना है कि अंधेरे से लड़ना नहीं, उसे बांधना पड़ता है, और उसे बांधने की रस्सी भय नहीं, संकल्प से बुनी जाती है। कमरा थरथरा रहा था। दीवारें फिर से सांस लेने लगी थीं, जैसे कोई पुराना राक्षस करवट बदल रहा हो, और उस कोने में जहां कुछ देर पहले छाया कैद हो गई थी, अब एक बार फिर से काली परतें फैलने लगी थीं, धीमी पर अडिग। मैं समझ गया था कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल अब भी जमीन पर बेसुध पड़ा था, उसका चेहरा पसीने से तर और शरीर बेबस सा कांपता हुआ। मैं जानता था कि छाया अभी हार नहीं मानी है। वह अब भी किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है, किसी को जो उसकी खाली जगह भर सके। और फिर मैंने वह किया जो शायद कोई और नहीं करता। मैंने खुद को उसके सामने खड़ा कर दिया। उसकी लहरें अब मेरी ओर बढ़ने लगीं, धीरे, पर कुछ इस तरह जैसे कोई शिकारी अपने आखिरी शिकार की ओर सरकता है। मैंने आंखें बंद की और चीखते हुए कहा, मुझे ले जा, उसे छोड़ दे। वह अभी पूरा नहीं जिया है। मेरी सांसें ले, मेरी यादें ले, लेकिन उसे छोड़ दे। ताबीज अब पूरी तरह जल चुका था। उसकी धातु राख में बदल चुकी थी, पर अजीब बात यह थी कि वह राख हवा में उड़ नहीं रही थी, बल्कि मेरे चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी आत्मा के चारों ओर एक गोला बना रही हो, एक सुरक्षा कवच जो केवल बलिदान की ऊर्जा से बनता है। तभी मुझे महसूस हुआ कि इस बार छाया बाहर से नहीं, भीतर से हमला करेगी। वह मेरे भीतर उन यादों में घुसने की कोशिश कर रही थी जिन्हें मैं अब तक सीने से चिपका कर रखा था। पिता की मृत्यु, वो अंतिम चीख जो मैंने सुनी थी पर कुछ कर नहीं सका था। वो अपराध बोध जिसने मुझे बरसों तक कमजोर बनाए रखा। वो डर जो मुझे मेरे ही सपनों से दूर ले गया। मैंने सब कुछ आंखों के सामने बहने दिया, पर इस बार उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने उन यादों को पहली बार जाने दिया, उन्हें स्वीकारा और फिर मुक्त कर दिया। छाया अब मेरे चारों ओर मडरा रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तू अब खाली है, तुझमें रहने को कुछ नहीं बचा। और फिर पहली बार मैंने छाया को पीछे हटते देखा। वह सिकुड़ने लगी, उसका आकार अस्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बंजर भूमि में घर बनाने की कोशिश की हो, पर वहां कोई भावना, कोई भय, कोई क्रोध या पछतावा बाकी नहीं था। मैं खाली था और वही मेरी ताकत थी। राहुल धीरे धीरे होश में आया।
उसकी सांसें अब गहरी थीं पर स्थिर। उसकी आंखें खुली तो उसमें कुछ बदला हुआ था, जैसे वह अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। उसने एक बार मेरी ओर देखा और जैसे बिना कुछ कहे सब समझ गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, एक गहराई जो केवल मृत्यु से टकरा आने के बाद आती है। पर हमारे पास समय नहीं था। ठहराव का घर अब ढाने लगा था। दीवारों से ईंटें गिर रही थीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी थी और हर कोने से वही अनसुनी आवाजें आ रही थीं, जैसे यह पूरा घर, यह पूरा स्थान खुद को मिटा रहा हो। कमरे के बीच में एक दरार फूट पड़ी और जमीन के नीचे से धुआं उठने लगा। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दौड़ पड़े, जैसे दो आदमी नहीं बल्कि दो आत्माएं अपने भाग्य को पछाड़ने की कोशिश कर रही हों। पीछे से छाया की अंतिम चीख गूंजी, मैं फिर लौटूंगा जब कोई फिर रास्ता बदलेगा। उसकी आवाज हवा में कई टुकड़ों में बिखर गई, जैसे कोई पुरानी साजिश जंगल में फिर से बीज बनकर गिर गई हो। मैं जानता था यह अंत नहीं है, पर इस क्षण के लिए हमने लड़ाई जीत ली थी। जब हम जंगल के उस अंतिम मोड़ से निकले जहां से रास्ता पक्की सड़क से मिलता था, वहां सुबह की पहली किरण हमारे चेहरों पर पड़ी। सूरज अब उग चुका था, एक नई रोशनी जो केवल समय से नहीं संघर्ष से पैदा हुई थी। हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे वर्षों पुरानी सड़न अचानक धुल गई हो। मैं और राहुल दोनों थके थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मा तक टूट चुकी थी, पर हम जिंदा थे। और सबसे अहम बात, हम अब केवल बचकर नहीं निकले थे, बल्कि कुछ छोड़कर आए थे, कुछ ऐसा जो हमें अब और बांध नहीं सकता। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब भी वहीं था, पर उसकी शाखाएं अब हमें घूर नहीं रही थीं। वह बस था, शांत, और शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, वह भी संतुष्ट था कि जो होना था हो चुका है। अब छाया नहीं थी, अब केवल उजाला बचा था। ट्रक वहीं खड़ा था, उसी जगह जहां हमने उसे छोड़ा था, पर अब उसमें वो डर, वो सिहरन नहीं थी जो पहले महसूस होती थी, जैसे वह भी अब थक गया हो, किसी पुराने गुनाह की सजा पूरी कर चुका हो। हवा अब स्थिर थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं। मैंने ट्रक के दरवाजे को खोला और पहली बार बिना किसी झिझक के उसके भीतर कदम रखा। अंदर की सीट अब भी गंदी थी, डैशबोर्ड पर धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कोई परछाई मेरे कंधे के पास से नहीं गुजरी। वह अब बस एक ट्रक था, कुछ टूटा फूटा, थका हुआ, लेकिन अब जीवित नहीं। राहुल मेरी बगल में खड़ा था, चुपचाप, जैसे शब्दों ने अब उसका साथ छोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, वो शांत था, लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी जीत के बाद आती है। वो वैसी थी जो एक लंबे दुःस्वप्न से जागने के बाद आती है, जब आंखें खुली होती हैं लेकिन दिल अब भी रात के अंधेरे में उलझा होता है। हमने कुछ नहीं कहा, बस बैठ गए, वो अपनी सीट पर, मैं अपनी। और फिर मैंने वो पुरानी डायरी निकाली जो कभी बृजलाल की थी, कभी हरनाम सिंह की, और अब शायद मेरी हो चुकी थी। मैंने उसका एक नया पन्ना खोला और लिखा, हम लौट आए हैं, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी वहीं है। हमें भूख लगी थी और याद आया कि पिछली बार जब हम बचे थे तो एक चाय की दुकान पर पहुंचे थे। हमने उसी जगह जाने का फैसला किया, वही मोड़, वही रास्ता, वही उम्मीद कि शायद वहां कुछ परिचित दिखे। और दुकान दिख भी गई, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे हमारे कदम थम गए। वहां अब एक नया आदमी बैठा था, चूल्हा जल रहा था, कुछ लोग चाय पी रहे थे, लेकिन वह बूढ़ा दुकानदार जिसकी आंखों में रहस्य और शब्दों में भविष्यवाणी थी, वह नहीं था। मैंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, बाबा नहीं दिख रहे जो पहले यहां थे? नया दुकानदार हंस पड़ा, बोला, यहां तो हमेशा मैं ही बैठता हूं साहब। कोई बूढ़ा? नहीं, यहां तो कभी कोई और दुकान थी ही नहीं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और एक अनकही सिहरन हमारे बीच से गुजर गई। क्या वो सब सपना था या कोई और परत इस जगह की जिसे अब कोई नहीं देख सकता, सिवाय उनके जो वहां से लौटे हों? मैंने धीरे से जेब से उस ताबीज की राख निकाली जो अब सिर्फ एक मुट्ठी भर धूल थी। उसे एक कांच की शीशी में भरकर ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा, एक स्मृति के रूप में, एक चेतावनी के रूप में कि कुछ डर कभी मरते नहीं, बस सो जाते हैं। राहुल अब भी कभी कभी रात में चौंक कर उठ जाता है, उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है
और आंखें जैसे किसी अदृश्य डर को खोजती हैं। मैं उसे चुपचाप देखता हूँ और जानता हूँ कि यह डर अब उसका हिस्सा है, जैसे मेरा भी बन चुका है। हमने ठहराव से भले निकलने का रास्ता पा लिया हो, लेकिन उसके निशान अब हमारे भीतर हैं। वह छाया अब शायद हमारे पीछे नहीं, हमारे अंदर है। एक याद, एक घाव जो भरता नहीं, बस जीना सिखा देता है। हमने एक बार फिर ट्रक स्टार्ट किया, गंभीरता से, एक दूसरे की तरफ देखे बिना। अब रास्ता कोलकाता की ओर था, लेकिन कुछ बदला हुआ। अब हम हर मोड़ पर रुकते हैं, 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन सोचते हैं। अब हम शॉर्टकट नहीं चुनते, अब हर रास्ता सोच समझ कर तय करते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि रास्ते सिर्फ जमीन पर नहीं होते। कुछ रास्ते आत्मा के भीतर खुलते हैं और उनमें से निकलने के लिए सिर्फ पहिए नहीं, बलिदान चाहिए। सड़क आगे बढ़ रही थी, ट्रक धीमे धीमे चल रहा था और सूरज की रोशनी सामने फैल रही थी। लेकिन उसके बीच बीच में कभी कभी दरवाजे के शीशे में मुझे अब भी कुछ दिख जाता है। एक धुंधली परछाई जो न मैं पहचान पाता हूँ न भूल पाता हूँ। शायद वह मेरा ही हिस्सा है, या शायद वह वादा जो छाया ने किया था, मैं फिर लौटूंगा। और मैं जानता हूँ जब कोई फिर रास्ता बदलेगा, जब कोई फिर शॉर्टकट लेगा, तब वह फिर से उठेगी। और तब शायद फिर कोई विजय ठाकुर किसी ठहराव से जूझने निकलेगा। अब जब सब कुछ बीत चुका है, कम से कम ऊपर से ऐसा लगता है मैंने एक फैसला लिया है। मैं अब सिर्फ ट्रक चलाने वाला नहीं हूं, मैं अब कहानी सुनाने वाला भी हूं। और वो कहानी जिसे लोग सुनकर सिहर जाए, जो सिर्फ डर न दे बल्कि समझ भी दे। मैं एक किताब लिख रहा हूं, नाम है छायापथ। हर पन्ना मेरी उस यात्रा की चीख है, हर शब्द एक छाया की परछाई और हर अध्याय एक दरवाजा जो कभी किसी और के लिए भी खुल सकता है। मैं नहीं चाहता कि कोई और उस रास्ते पर चले जो हमने अनजाने में चुना। इसीलिए अब मैं नए ट्रक ड्राइवरों को ट्रेनिंग देता हूं। उन्हें सिर्फ ट्रक नहीं चलाना सिखाता, उन्हें रास्तों का सम्मान करना सिखाता हूं। और हर बार मैं एक ही बात दोहराता हूं, शॉर्टकट से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। वो ताबीज जिसने न जाने हमें कितनी बार बचाया, अब एक छोटे से मंदिर में रखा गया है, एक चुपचाप गवाह बनकर। मंदिर नया नहीं है, बल्कि वही पुराना मिट्टी का घर अब इस रूप में मौजूद है, बाहर से टूटा फूटा लेकिन अंदर से भरा हुआ। हर नया ड्राइवर जब इस मंदिर से होकर गुजरता है तो उसे ताबीज की राख दिखती है और उसके साथ सुनाई जाती है हमारी कहानी, ठहराव की, छाया की और उस दरवाजे की जो बाहर से छोटा था पर अंदर अंधकार से भरा। राहुल अब एक ट्रक ड्राइवर बन चुका है, पर वो कभी भी अकेले रात में सफर नहीं करता। उसमें अब भी चुप्पी है, लेकिन उस चुप्पी के पीछे एक सतर्कता है, एक समझ है। हम साथ ट्रक चलाते हैं, हर मोड़, हर पुल, हर सुनसान रास्ता अब हमारे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, एक संकेत है कि कुछ भी फिर से लौट सकता है। एक दिन हम फिर उसी रास्ते से गुजरे जहां कभी पहली बार वो गमछा पहना ड्राइवर दिखा था। दिल की धड़कन बढ़ गई थी, आंखें ढूंढ रही थीं कि क्या फिर कुछ दिखेगा, पर वहां अब कोई नहीं था, न छाया न आदमी, बस एक पुराना जंग खाया पत्थर रखा था। उस पर कुछ लिखा था, जल्दबाजी में जो मोड़ते हैं वे मंजिल नहीं, ठहराव चुनते हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। राहुल ने कोई सवाल नहीं पूछा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब हम दोनों जानते थे हर जवाब सिर्फ तब तक सच है जब तक छाया सोई हुई है। रात को जब ट्रक की हेडलाइट्स लंबी सड़क पर पड़ती हैं तो कभी कभी अब भी मुझे एक परछाई नजर आती है, झटके से नहीं, चुपचाप, जैसे वह कह रही हो, मैं यहीं हूं, बस तुम्हारी थकावट का इंतजार कर रही हूं। लेकिन अब मैं डरता नहीं। मैं धीरे से शीशी में रखी ताबीज की राख को छूता हूं, आंखें बंद करता हूं और मुस्कुरा देता हूं। अब मुझे पता है डर को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है और बांधा भी। छायापथ की अंतिम पंक्ति मैंने आज लिखी है और शायद अब यह कहानी पूरी होती है, या कम से कम मेरे लिए। मैंने लिखा, हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते सिर्फ ठहराव तक ले जाते हैं, और जो लोग बिना सोचे उस ओर मुड़ते हैं उन्हें कभी कभी वापस आने का मौका नहीं मिलता। यह कहानी उनका इंतजार करती है और यही आखिरी चेतावनी है कि अगली बार जब तुम किसी सुनसान रास्ते पर हो और एक पुराना बोर्ड दिखे जिस पर लिखा हो ठहराव, तो पीछे मुड़ जाना बेहतर है,
क्योंकि जो वहां गए हैं उनमें से कई अब भी वही हैं, छाया की तरह। देखने वाले को दिखते नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर उतरने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, ट्रक ड्राइवर विजय ठाकुर की खौफनाक आपबीती। एक ऐसा सफर जो सिर्फ रास्तों में नहीं, आत्मा के अंदर तक उतर गया, जहां छाया सिर्फ पेड़ की नहीं, डर की भी थी, और ठहराव सिर्फ ट्रक का नहीं, समय और जीवन का भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वो बस किसी नए मोड़ पर फिर से इंतजार करते हैं। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए, दिल की धड़कनें तेज हुई या आंखें कहानी से हट ही नहीं सकी, तो यही मौका है अपना साथ दिखाने का। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल स्केरी नाइट्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस जगह या किरदार पर सुनना चाहेंगे, क्योंकि अगला डर आप तय करेंगे। मैं हूं कार्तिक और आप सुन रहे थे स्कैरी नाइट्स हिंदी, जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं, डरावनी होती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए रात को अकेले ड्राइव मत करना।